Hello everyone, today we are learning class 7 civics chapter 21 of your SST book. Okay, so in this chapter we will learn about equality. ठीक है. सो व्हाट इज़ इक्वालिटी? इक्वालिटी इज़ जैसे कि आप रह रहे हैं, अच्छी कंडीशन में रह रहे हैं, क्या दूसरे भी उन्हीं कंडीशंस में रह रहे हैं, क्या वो भी इक्वली ट्रीट हो रहे हैं? मतलब जिस तरीके से अगर आप अच्छी कास्ट के हैं, हाई कास्ट के हैं, तो यू विल बी ट्रीटेड वेरी नाइसली. ठीक है. लेकिन जो लोअर कास्ट के लोग हैं या फिर यू कैन से पुअर जो लोग हैं, क्या उनके साथ भी वही ट्रीटमेंट होता है जैसे हमारे साथ होता है? ओके, तो इसी को इक्वालिटी कहते हैं कि सबके साथ वही ट्रीटमेंट हो जैसा एक अच्छे इंसान है, एक अच्छी कास्ट वाले के साथ हो, एक जिसके पास पैसा है उसके सबके साथ ऐसा ही ट्रीटमेंट हो जैसा कि उससे अच्छी कास्ट वाले अमीर इंसान के साथ होता है. ओके, सो लेट्स लर्न व्हाट इक्वालिटी इज़ एंड व्हाई इज़ इट कॉल्ड द सोल ऑफ डेमोक्रेसी. सोल ऑफ डेमोक्रेसी मतलब जिसे कहते हैं कि हमारी जो डेमोक्रेसी है, क्या डेमोक्रेसी के अंदर क्या होता है कि इट इज़ बाय द पीपल फॉर द पीपल टू द पीपल. राइट, मतलब हमारे लिए ही है हमारा कॉन्स्टिट्यूशन. राइट, हमारी कंट्री, हमारी गवर्नमेंट किसके थ्रू है? हम सब के थ्रू है. ठीक है, हमारे लिए है, हमारे वजह से है. ठीक है, तो इसको हम डेमोक्रेसी कहते हैं. और डेमोक्रेसी का जो मेन जो क्या बोलते हैं हम लोग कह सकते हैं कि सोल है या फिर बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट जो पार्ट है वो है इक्वालिटी. क्यों? क्योंकि इक्वालिटी किस में होगी? हमारे हम लोगों के अंदर होगी. ठीक है, आप वोट देने जाते हो. ठीक है, तो आप लोग सब एक ही लाइन में खड़े हो. ओके, और आपके जैसे कहते हैं आपकी जो मेड हैं वो भी उसी लाइन में खड़ी हैं, कोई पुअर इंसान है वो भी उसी लाइन के अंदर खड़ा हुआ है, सब लोग किस में खड़े हुए हैं? उसी लाइन के अंदर खड़े हुए हैं. तो उसको हम क्या कहेंगे? इक्वालिटी कहेंगे, इन लाइन. लेकिन अगर आप हॉस्पिटल्स में जाओ तो वही अगर कोई आपकी मेड है तो उसको लंबी लंबी लाइंस में लगना पड़ेगा, है ना. और लेकिन जो दूसरी जो मतलब आप लोग हो तो आप लोग कई बार प्राइवेट हॉस्पिटल भी अफोर्ड कर सकते हो. राइट, आप लोग क्लिनिक्स पे जा सकते हो, लेकिन उन लोगों को तो गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ही जाना पड़ता है. राइट, तो इसी तरीके से अलग अलग जगहों पे अलग अलग तरीके से इक्वालिटी मैटर करती है. ओके, अगर आप वोट देने जा रहे हो तो वहाँ पे तो इक्वालिटी हो गई, लेकिन स्टिल यहाँ पे कई जगह ऐसी चीज़ें हैं जैसे कि जेंडर के अंदर हम इक्वालिटी कर लेते हैं कि कोई लड़की है या फिर लड़का है तो लड़के को ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ देंगे लड़की से ज़्यादा. ठीक है, आज भी क्या होता है कि लड़कियाँ घर के अंदर होती हैं और लड़के बाहर होते हैं पढ़ने के लिए. आज की इंडिया के अंदर भी मैं ये बात बता सकती हूँ आपको. ठीक है, क्योंकि पहले के ज़माने में लड़कियों को अशुभ माना जाता था. क्यों? क्योंकि देवर कंसिडर्ड वेरी अनइक्वल टू मैन, क्योंकि उनके पास इतनी पावर नहीं थी. ठीक है, लेकिन फिर धीरे धीरे जैसे ही ज़माना डेवलप हुआ वैसे ही लड़कियों को भी वो मिलने लग गए. क्या मिलने लग गई? अपॉर्चुनिटीज़ मिलने लग गई, घर से बाहर जाने लग गए, दिमाग खुले लोगों के. ठीक है, लेकिन फिर क्या हुआ? फिर अगेन ये हुआ कि अभी भी अगर आप जाके देखोगे विलेजेस एंड ऑल में इंडिया के अंदर तो यू विल स्टिल सी व्हाट? जेंडर डिस्क्रिमिनेशन. जेंडर डिस्क्रिमिनेशन क्या होता है? लड़का लड़की के अंदर भेदभाव करना. ओके, अभी भी कई बार कोर्ट में जब मतलब जैसे अबॉर्शन करा देते हैं अगर लड़की का जेंडर पता लग जाए. इसलिए इंडिया के अंदर क्या बोलते हैं, जेंडर पहले से बताना ही गलत कर दिया है. ठीक है, बाहर की कंट्रीज़ में ऐसा नहीं है कि किसी को जेंडर नहीं बताएंगे या बताएंगे. बाहर की कंट्रीज़ में तो सब बता देते हैं पहले, लेकिन इंडिया के अंदर क्या है? इंडिया के अंदर यही है कि आप लड़का लड़की नहीं बता सकते, वरना कई बार लोग बाग कोर्ट में ही उसको मार देते हैं लड़की को अगर लड़की हुई तो. ओके, सो दिस इज़ व्हाट इक्वालिटी मीन्स. अगर कोई लड़की हुई है तो उसको नहीं रखेंगे, और अगर कोई लड़का हुआ है तो दे विल बी वेरी हैप्पी. ओके, तो इस चैप्टर के अंदर हम लोग यही पढ़ेंगे कि कैसे कैसे कई बार कास्ट के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है, जेंडर के अंदर डिस्क्रिमिनेशन होता है. राइट, तो कैसे कैसे इक्वालिटी को होनी चाहिए, कि कैसे हमारे गवर्नमेंट ने हमें प्रोवाइड कर रखी है इक्वालिटी, और कैसे सोसाइटी हमें ट्रीट करती है. स्टिल कि हमारे पास लॉज हैं लेकिन तब भी सोसाइटी के अंदर कुछ ऐसे लोग हैं जो कि ऑर्थोडॉक्सी में जीते हैं. ठीक है, जो कि डिस्क्रिमिनेशन करते ही करते हैं. ओके, इंडिया हैज़ अ डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट विच प्रोवाइड्स द इक्वालिटी टू ऑल द पीपल. ठीक है, इंडिया की गवर्नमेंट कैसी है? एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है जो कि हर एक इंसान को इक्वालिटी देती है. मतलब सब लोग एक समान ट्रीट होंगे, उसका चाहे कोई सा भी रिलीजन हो, कोई सी भी कास्ट हो, वेदर ही इज़ पुअर और रिच, सबको एक ही तरीके से क्या करा जाएगा? इक्वली ट्रीट करा जाएगा. इक्वली मतलब बराबर समझा जाएगा सबको. ठीक है, इक्वालिटी इज़ द बेसिक फीचर
इक्वालिटी इज़ अ बेसिक फीचर ऑन विच द स्टेबिलिटी ऑफ डेमोक्रेसी डिपेंड्स। क्या है इक्वालिटी? एक बेसिक फीचर है, मतलब बेसिक मतलब बहुत ज़्यादा जिसे कहते हैं ना बेसिक, मतलब अगर ये नहीं हो ना, अगर देखो आपका बेसिक क्लियर नहीं होता ना तो आप आगे जाके सही से पढ़ नहीं पाते। वैसे ही डेमोक्रेसी के अंदर इक्वालिटी एक ऐसी चीज़ है, मतलब अगर वो नहीं है ना, इक्वालिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी बिल्कुल भी नहीं है इंडिया के अंदर, ठीक है, ऐसा कह लो आप। अगर इक्वालिटी नहीं है तो डेमोक्रेसी नहीं है, मतलब क्या है हुआ इसका कि इक्वालिटी सॉरी डेमोक्रेसी किस पे डिपेंड करती है? इक्वालिटी पे डिपेंड करती है। ओके, इट इन्फ्लुएंसेस ऑल एस्पेक्ट्स ऑफ फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट। ये सारी जो जितने भी गवर्नमेंट का जो काम होता है, मतलब हर चीज़ के अंदर क्या है, हर चीज़ के अंदर ये इंक्लूडेड है, हर चीज़ के हर फंक्शन के अंदर इसका कोई ना कोई क्या है, रोल है इक्वालिटी का, ठीक है। इन इंडिया ऑल पीपल आर इक्वल बिफोर द एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर एंड जुडिशरी। अब देखो इंडिया के अंदर जो हम लोग जो सब हैं वो सब लोग क्या हैं, इक्वल हैं, चाहे पुलिस वाला हो, एग्जीक्यूटिव मतलब जो कि हम पे रूल्स लागू करते हैं, ठीक है। तो हम लोग सब किसके आगे इक्वल हैं? जो पुलिस वाले हैं उनके आगे इक्वल हैं हम लोग, है ना, जो हमारे लॉ को हम पे इम्पोज करते हैं। ओके, हमारे लेजिस्लेचर वाले पे हम लोग क्या हैं, इक्वल हैं हम सब उनके सामने, जो कि हम पे हमारे लॉज बनाते हैं, ठीक है। और जुडिशरी मतलब जो हमें जस्टिस देते हैं, जज एंड ऑल, है ना, हाई कोर्ट एंड ऑल होता है ना, उसी को हम क्या कहते हैं, जुडिशरी में आता है वो सब कुछ। और हम सब पूरे इंडिया के लोग जो हैं वो उनका, चाहे उनका कोई भी कास्ट हो, चाहे उनके कोई भी जेंडर हो, चाहे उनका कोई भी रिलीजन हो, हम सब क्या हैं, इन तीनों चीज़ों के सामने क्या हैं, इक्वल हैं, ठीक है। इक्वालिटी इज़ अमंग द फंडामेंटल राइट्स प्रोवाइडेड बाय द कॉन्स्टिट्यूशन टू द सिटीजन्स ऑफ इंडिया। इक्वालिटी क्या है, हमें कुछ फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं इंडिया के थ्रू। क्यों? इंडिया की गवर्नमेंट के थ्रू। क्यों? क्योंकि इंडिया की गवर्नमेंट क्या है, डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट है, तो हर चीज़ किसके लिए है, हमारे लिए है, हम लोगों के हम पीपल के लिए है, ठीक है। तो इसीलिए हम लोग को क्या दिया गया है, हमें फंडामेंटल राइट्स दिए गए हैं। और राइट टू इक्वालिटी इज़ द फर्स्ट फंडामेंटल राइट, मतलब सबसे ज़्यादा ऊपर ही क्या आता है, राइट टू इक्वालिटी। देखो जब अंग्रेज़ आए थे तो उन्होंने हम लोगों को, हम इंडियंस को बहुत ज़्यादा गलत तरीके से ट्रीट करा था, राइट। मतलब वो लोग हम इंडियंस को ऐसे समझने लग गए थे, मतलब कूड़ा समझ लो, ठीक है। तो इसीलिए जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हम लोग आज़ाद हुए, इंडिपेंडेंस डे आप लोग बनाते हो ना, तो क्यों बनाते हो? क्योंकि वी गॉट फ्रीडम फ्रॉम ब्रिटिशर्स, है ना, ब्रिटिशर्स से हमें क्या मिल गई थी, फ्रीडम मिल गई थी। तो इसीलिए आप लोग इंडिपेंडेंस डे बनाते हो। तो हम लोगों को क्या करा गया था, बहुत ज़्यादा दबाया गया था ब्रिटिशर्स के थ्रू। हम लोग को मतलब बहुत कम समझते थे, हम लोग को समझते थे अनपढ़, जाहिल, है ना, जिसमें हम लोग ऐसे थे नहीं, बट स्टिल उन लोगों ने हमारी कुछ प्रथाओं के थ्रू, सिर्फ और सिर्फ कुछ ऐसी सुपरस्टिशंस के वजह से हमें क्या बना दिया था, बिल्कुल ऐसा बना दिया था, अनपढ़, जाहिल, गवार, हम ऐसे समझते थे। इसलिए जब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन में लॉज वगैरह बने तो वो इसलिए बने, इस तरह से बने कि हम सब किसके सामने इक्वल हैं, हमारे जो हम पे हुक्म करते हैं ना, जो हमारी गवर्नमेंट है उसके सामने हम लोग इक्वल हैं। इसीलिए हमारी जो इंडिया के लॉ है वो भी डेमोक्रेटिक ही है। इसलिए क्यों? क्योंकि हमें बहुत ज़्यादा पहले दबाया गया था, और सबको जब नया कॉन्स्टिट्यूशन बना तब यही चाहते थे ये लोग। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन क्या होता है, कॉन्स्टिट्यूशन वो होता है जो हमें ऐसे रूल्स दे, ऐसे लॉज दे जिसमें हम लोग रहना पसंद करते हैं, ठीक है। जो हम लोग पीपल रहना जहाँ पे पसंद करते हैं, ऐसी कंट्री के अंदर ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा जहाँ पे पीपल जो हैं दे एस्पायर टू लिव इन दैट कंट्री, ठीक है। तो इसीलिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें ऐसे कुछ चीज़ें दी जिससे हमारी कंट्री इस तरीके से बन जाए जैसे हम चाहते थे, जैसे हम इंडियंस चाहते थे, ठीक है। तो दिस वॉज द रीज़न कि हमें डेमोक्रेसी हम लोगों ने इसलिए अडाप्ट करी क्योंकि हम लोग पीपल के लिए, हम लोग हमारे वेलफेयर के लिए चाहते थे हमारी कंट्री को बनाना, ठीक है। सो दिस वाज द रीज़न। इसलिए इक्वालिटी इतनी ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि पहले ब्रिटिशर्स ने बहुत ज़्यादा दबाव डाला था इंडियंस के ऊपर, और हमें बिल्कुल इनइक्वालिटी और अनइक्वली ट्रीट करा जाता था, ठीक है। सोशल एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़, लेट्स सी। Our society has always been a prey to social and economic inequalities। क्या है हमारी जो सोसाइटी है, प्रे का मतलब वो क्या होता है, शिकार, ठीक है। तो हमारी जो सोसाइटी होती है ना, वो हमेशा से ही, जो हमारी सोसाइटी है वो हमेशा से ही एक शिकार बनी हुई है इकोनॉमिक और सोशल इनइक्वालिटीज़ का, ठीक है। सोशल इनइक्वालिटीज़ क्यों होती हैं? दे आर ड्यू टू द हायरार्कीज़ इन द कास्ट सिस्टम। कास्ट सिस्टम के अंदर जो हायरार्कीज़ हैं, मतलब जो पुरानी प्रथाएँ हैं, उनकी वजह से सोशल इनइक्वालिटीज़ होती हैं। सोसाइटी के अंदर
इनइक्वालिटी होती है, ठीक है, और बैकवर्डनेस की वजह से और इलिटरेसी की वजह से, ठीक है। बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन मतलब कि इसका मतलब होता है कि बैकवर्डनेस ऑफ वुमेन मतलब जब औरतें जो हैं हमारी, जो हम लोग थे, मतलब पहले के ज़माने की जो औरतें थी वो बिल्कुल भी घर से बाहर ही नहीं जाती थी, तो इसके अंदर इसकी वजह से भी सोशल इनइक्वालिटीज़ बहुत ज़्यादा थी। इलिटरेसी मतलब लोग बाग पढ़े वो लिखे नहीं थे, है ना, अनएजुकेटेड थे और अभी भी हैं, ठीक है। तो इसी की वजह से क्या होती हैं, सोशल इनइक्वालिटीज़ होती है। देखो हमारी जो एजुकेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा बड़ा रोल प्ले करती है हमारी सोसाइटी के अंदर, ओके। तो यही बात है कि एजुकेशन बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, जिससे आपकी थिंकिंग, आपकी हर चीज़ क्या है, बढ़ जाती है, ठीक है। जिसके अगर आपके पास लिटरेसी नहीं होगी ना तो आपको ये चीज़ पता लगेगी कि आपके साथ कब इनइक्वालिटी हो रही है और कब नहीं हो रही है, ओके। सो लिटरेसी भी बहुत ज़्यादा बड़ी वजह है सोशल इनइक्वालिटी की, ओके। सो इन इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ आर मेनली ड्यू टू पॉवर्टी। वी कैन स्टडी दीज इनइक्वालिटीज़ अंडर द फॉलोइंग पॉइंट्स। ठीक, अब क्या है कि इकोनॉमिक अनइक्वालिटीज़ क्या होती हैं, वो होती हैं सिर्फ और सिर्फ पावर्टी, जैसे गरीबी की वजह से ही होती हैं ज़्यादातर, ठीक है। किसके पास कितना पैसा है, किसके पास कितना नहीं है, ओके। तो इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज़ बस इसी तरीके से होती हैं, और ये सारी इनइक्वालिटीज़ हम किस में पढ़ेंगे, ये फॉलोइंग पॉइंट्स जो हैं उसमें पढ़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले हम पढ़ लेते हैं कास्ट डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन में क्या है कि सिंस अर्ली टाइम्स पीपल हैव अफेक्टेड बाय द सिस्टम, people have affected by the system of caste discrimination, and its origin can be traced back to the Vedic times. Vedic society was divided into 4 broad divisions on the basis of occupations. The Brahmins were the highest caste and were mainly priests and teachers. Then came the Kshatriyas, who were warriors. The Vaishya, who came after Kshatriya, were traders. The fourth and the lowest caste was that of the Shudras, who comprised of cultivators, small craftsmen and artisans. Outside these castes, there were untouchables. They were untouchables who were forced to live in separate colonies. Slowly and steadily, this caste became more and more comploy. As a result, the society became a prey to many evils. Social inequality created feeling superiority and inferior. The low classes were suppressed and exploited by the upper caste. अब देखो क्या हुआ पहले के ज़माने में, जब वैदिक टाइम्स जब थे, है ना, तो जब आप अगर आपने कभी पढ़ा हो वेदास एंड ऑल, ठीक है, तो उसके अंदर यही था कि जो सोसाइटी थी उसको 4 चीज़ों में, 4 ब्रॉड डिविजन्स में क्या कर दिया था, डिवाइड कर दिया था, ठीक है। डिवाइड कर दिया था 4 कास्ट को। कैसे कर दिया था कि सबसे पहले आते थे ब्राह्मण्स, ठीक है। उन लोगों को किस चीज़ पे डिवाइड करा था, उनके ऑक्यूपेशन पे, मतलब वो जो काम करते हैं, ठीक है। तो जो ब्राह्मण्स थे ना वो सबसे हाईएस्ट कास्ट थी, ठीक है। और उनमें कौन कौन आते थे, ब्राह्मण्स का ऑक्यूपेशन क्या हुआ करता था, या तो वो पंडित होते थे, प्रीस्ट होते थे, या फिर टीचर्स होते थे, ठीक है। आपके जो टीचर्स होते हैं आपको पढ़ाते हैं नॉल, ठीक है, वही होते थे ब्राह्मण्स बस, ठीक है, वो वही काम करते थे। फिर क्षत्रिय आते थे। क्षत्रियास कौन होते थे, जो कि आर्मी के अंदर होते थे ना लोग बाग, वॉरियर्स, उनको क्षत्रिय कहते थे, ठीक है। सेकेंड कास्ट हो गई। द थर्ड कास्ट कौन सी थी, वैश्या की, जो कि क्षत्रिय के बाद आए थे, और वो हुआ करते थे ट्रेडर्स, ठीक है, जो इधर से उधर सामान लेके जाएंगे, ठीक है। तो इनको क्या कहते थे, वैश्या कहते थे। फिर आते थे शूद्रा, फोर्थ, जो उससे सबसे ज़्यादा लोएस्ट कास्ट थी वो कौन सी थी, शूद्रा थे, ठीक है, जिनके अंदर जो एग्रीकल्चर के किसान और स्मॉल जो क्राफ्ट्समैन होते हैं ना, जो हाथ से चीज़ें बनाते हैं, हैंडीक्राफ्ट्स जो होते हैं, आर्टिसंस, ये आते थे, ठीक है, आर्टिस्ट। और इन सारी कास्ट के बाहर जो होते थे ना उनको ये लोग कहते थे अनटचेबल्स, ठीक है, दलित, जिनको बहुत ज़्यादा सेपरेट कॉलोनीज़ के अंदर रहना पड़ता था। ये सारी चीज़ देखो, अब इन लोगों को, ये जो ब्राह्मण्स, वैश्या, क्षत्रिय, शूद्र हैं, ये तो आराम से देखो इनके अच्छे अच्छे घर हुआ करते थे, और ये लोग बिल्कुल इनके मंदिर हुआ करते थे। लेकिन जो दलित होते थे ना, इनके ऊपर सबसे ज़्यादा जुल्म होता था। क्यों, अब देखो इन लोगों को बाकायदा सेपरेट कॉलोनीज़ में रखा जाता था। इनको कहते थे कि अनटचेबल है, इनको टच तक मत करो। मतलब देखो कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी हो गई, राइट। तो ये जो कास्ट सिस्टम है, द कास्ट डिस्क्रिमिनेशन है, ये बहुत पहले के ज़माने से ही चलता हुआ आ रहा है, और इनकी वजह से धीरे धीरे कर कास्ट सिस्टम क्या हुआ, बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो गया, बहुत ज़्यादा क्या हो गया, रिजिड हो गया, वो चेंज नहीं हो सकता था। ऐसे कहते थे कि भाई ये चीज़ तो चेंज ही नहीं हो सकती, तुम अगर जहाँ पे पैदा हुए हो ना तुम वैसे ही रहोगे, अगर तुम दलित हो तो तुम दलित ही रहोगे।
और इस चीज़ की वजह से एज अ रिज़ल्ट सोसाइटी जो हुई वो बहुत ज़्यादा एविल चीज़ों का शिकार होने लगी, और सोशल इनइक्वालिटी सबसे पहली थी उनके अंदर से, ठीक है। और इसकी वजह से लोगों के अंदर सुपीरियॉरिटी, मतलब अपर कास्ट के अंदर ऐसी वाली फीलिंग आने लग गई कि भाई हम तो सबसे ज़्यादा सुपीरियर हैं, सबसे ज़्यादा अच्छे हम ही हैं, हमें टच करा जा सकता है, ठीक है। इन्फीरियॉरिटी मतलब जो नीचे वाले कास्ट हुआ करती थी, दलित्स एंड ऑल, उन लोगों को लगता था कि हम ऐसे क्यों हैं, उन लोगों को लगता था कि भाई वो दलित हैं तो दे हैव द बैड लक, ठीक है। लेकिन दे ऑल आर ह्यूमंस, राइट। ये कितनी ज़्यादा गलत बात थी, कितनी ज़्यादा इनइक्वालिटी की जा रही थी दलित्स के साथ, राइट। तो इसी की वजह से लोगों के दिल के अंदर ये चीज़ और हो गई थी कि भाई तुम इन्फीरियर हो, और ना तुम ऐसे नहीं कर सकते, तुम वैसे नहीं कर सकते, हमारे मंदिरों में नहीं आ सकते, तुम ये नहीं कर सकते, तुम वो नहीं कर सकते एंड ऑल, ठीक है। सो ये सारी चीज़ें हुआ करती थी किसके अंदर, क्या बोलते हैं, कास्ट सिस्टम में, ओके। दीज वर द थिंग्स। और ये अभी भी क्या हुआ है कि अभी भी ये चलती हैं कई जगहों पे, अगर आप देखोगे तो, ओके। इंडिया के अंदर अभी भी है, लेकिन बहुत ज़्यादा हद तक कम हो चुकी हैं ये सारी चीज़ें, ठीक है। और ये जो लोअर कास्ट है ना, लोअर कास्ट किसके ऊपर सबसे क्यों सबसे ज़्यादा किससे एक्सप्लॉइट हुआ करती थी, अपर कास्ट से, ठीक है। देन वी हैव इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन मतलब कोई अमीर है, कोई गरीब है, ठीक है। द मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन इज़ पॉवर्टी, ठीक है। क्या है मेन कॉज ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का, पॉवर्टी। अ लार्ज स्केल ऑफ द इंडियन पॉपुलेशन स्टिल लीड्स अ मिजरेबल लाइफ, दे बिलोंग टू द ग्रुप ऑफ हैव नॉट्स, ठीक है। तो क्या है कि हमारा सबसे पहला मेन डिस्क्रिमिनेशन, इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन का रीज़न क्या है, कॉज क्या है, पॉवर्टी, ठीक है, गरीबी। और इंडिया का अभी भी बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है, मतलब इतने सारे अभी भी लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा गलत, उनकी ज़िंदगियां जो है बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से ज़िंदगी गुज़र रही है उन लोगों की, और वो लोग उस ग्रुप से बिलोंग करते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, हैव नॉट्स मतलब जिनके पास कुछ भी नहीं है, ओके। इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट फॉर देम टू फुलफ़िल द बेसिक रिक्वायरमेंट्स ऑफ लाइफ, लाइक फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग। क्या है कि उन लोगों की बेसिक रिक्वायरमेंट्स को भी फुलफ़िल करना भी उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है, मतलब वो लोग खाना तक नहीं खा पाते उनकी गरीबी की वजह से। उनके पास उनके अगर घर भी हैं तो उनके ऊपर टीन डले हुए हैं, कपड़े डले हुए हैं, और बारिश आती है तो उनके घर में पानी भर जाता है, राइट। उनके कपड़े जो हैं वो फटे हुए, आपने कई बार देखा होगा, कोई उनको दे देता है तो वो लोग वो पहन लेते हैं। तो इंडिया के अंदर अभी भी बहुत बड़ा ऐसा सेक्शन है जो कि पॉवर्टी से गुजर रहा है, ठीक है। दे आर अंडर नरिश्ड। अंडर नरिश्ड मतलब वो लोग बहुत ज़्यादा पतले से हैं, मतलब अंडर नरिश्ड क्या होता है, देखो, या तो वो हद से ज़्यादा मोटे हैं या फिर वो हद से ज़्यादा पतले हैं, ठीक है। इंसान को कैसा होना चाहिए, हेल्दी होना चाहिए, राइट। तो इसीलिए यहाँ पे कहा है कि अंडर नरिश्ड है वो लोग, बहुत ज़्यादा क्या है, या तो क्या बोलते हैं, वो न्यूट्रिशन नहीं है उनके पास, उनके खानों के अंदर, ठीक है। विच मेक्स देम ससेप्टेबल और टू ऑल काइंड्स ऑफ डिजीज। अब देखो, वो उनके पास नरिशमेंट नहीं है। नरिशमेंट क्या होता है कि अगर आपके पास सही तरीके से आपके विटामिन वगैरह आप नहीं ले रहे हो तो क्या होगा कि आपकी तबीयत ख़राब होगी, राइट। आपकी इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा होगी नहीं, तो इसीलिए ये लोग क्या होते हैं, ये लोग बहुत बड़ी बड़ी डिजीज़ का भी शिकार हो जाते हैं, ठीक है। और इन डिजीज़ की वजह से वो लोग अलग दूसरे जो टास्क होते हैं, दूसरी जो चीज़ें होते हैं, काम होते हैं, उनको पूरा नहीं कर पाते, ओके। दिस इज़ द कॉमन रीज़न ऑफ इकोनॉमिक डिस्क्रिमिनेशन। फिर है एजुकेशनल बैकवर्डनेस, मतलब कि पढ़ाई नहीं है, ठीक है। नीडलेस टू से दैट द एजुकेशन इम्पार्ट्स नॉलेज एंड स्किल्स। अब देखो क्या है, ये चीज़ तो कहने की ज़रूरत ही नहीं है कि एजुकेशन जो है वो हमें नॉलेज और स्किल्स से क्या करती है, डेवलप करती है, राइट। यही करती है ना एजुकेशन, ये जो हम कह ही नहीं सकते, कहने की ज़रूरत ही नहीं है हमें, ठीक है। इसके आगे लिखा है कि इट इंस्टिल्स सिविक सेंस एंड द स्पिरिट टू ऑफ एक्सेप्टेंस एंड टॉलरेंस अमंग द पीपल। अब क्या होता है, हमें एजुकेशन क्या करती है कि हमें हमारी सोसाइटी का एक सेंस दे देती है कि इसके अंदर किस तरीके से रहना है, किस तरीके से लोगों को एक्सेप्ट करना है, ऐसा नहीं करना कि किसी के साथ भेदभाव करना है, ठीक है। और एक दूसरे को टॉलरेट करना है। अगर किसी को आपकी बात समझ में नहीं आ रही है तो आप ये नहीं कि उससे लड़ने लग जाओगे, उससे बात आपकी थोपोगे उसके ऊपर, नो, दिस इज़ रॉन्ग। आप क्या करोगे, आप उससे समझाने की कोशिश करोगे, बिकॉज यू आर एजुकेटेड, राइट। तो एजुकेशन हमारे अंदर ऐसी चीज़ें, ऐसी भावनाओं को भर देती है जिससे हम लोग लाइफ को ईजीली जी सकें, ठीक है। बट इफ़ इज़ फॉर्चुनेट दैट, बट इट इज़
it is, this is it. But it is unfortunate that education was limited mainly to urban areas. अब क्या है कि ये बहुत ज़्यादा कहने के बहुत ज़्यादा ये हुआ है अनफॉर्चुनेटली, क्या है कि हमारी जो एजुकेशन है वो कहाँ पे रह गई है सीमित, सिर्फ और सिर्फ अर्बन एरियाज़ के अंदर। अर्बन एरियाज़ कौन से होते हैं, जो सिटी एंड ऑल होती है, राइट। हमारे जो विलेजेस हैं उनके अंदर बहुत ज़्यादा क्या है, कम गई है हमारी नॉलेज, ठीक है। प्राइमरी एजुकेशन वाज नेगलेक्टेड, प्राइमरी एजुकेशन क्या है, नेगलेक्टेड है। एट द एंड ऑफ ब्रिटिश रूल द इंडियन सोसाइटी हैड अ स्मॉल माइनॉरिटी ऑफ वेल एजुकेटेड पीपल वाइल द लार्ज मेजॉरिटी वाज इलिटरेट। अब क्या हुआ कि प्राइमरी एजुकेशन जो है वो नेगलेक्टेड है। मतलब प्राइमरी एजुकेशन क्या होती है, जिसमें आप लोग बेसिक सीखते हो यार, मतलब जैसे राइट, जैसे कि आप लोग प्लस एंड माइनस सीखते हो, जो कि एवरीडे लाइफ में आपके यूज़ आएगा। क्या आपको कैसे रीड करना है, प्राइमरी एजुकेशन में ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। मतलब ये नहीं कि बहुत ज़्यादा हायर एजुकेशन की ज़रूरत है, नहीं, आपको प्राइमरी एजुकेशन मतलब 5th तक तो आप पढ़े हुए होने चाहिए। लेकिन इंडिया के अंदर ये चीज़ को नेगलेक्ट करा गया था, मतलब ऐसी चीज़ थी नहीं। मतलब जब ब्रिटिशर्स गए थे ना यहाँ से इंडिया के अंदर से, तो इंडिया के पास बहुत ज़्यादा स्मॉल माइनॉरिटी थी ऐसे लोगों की जो कि वेल एजुकेटेड थे, मतलब जो कि पढ़े लिखे थे, ठीक है। नो डाउट देयर हैज़ बीन सम इम्प्रूवमेंट, कोई शक नहीं है कि ऐसा बहुत ज़्यादा इम्प्रूवमेंट हुआ है अब हमारी सोसाइटी के अंदर। देखो ब्रिटिशर्स चले गए, उसके बाद धीरे धीरे करके लोगों ने एजुकेशन को थोड़ा क्या करना शुरू कर दिया, इम्पॉर्टेंस देना शुरू कर दी, इम्प्रूवमेंट भी हुआ है। लेकिन ये चीज़ है कि लिटरेसी अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर है ही है। क्योंकि देखो कई बार क्या होता है कि क्या बोलते हैं, उन लोगों को पता ही नहीं एजुकेशन क्या है, किस तरीके से लेनी है, या फिर उन लोगों के पास पैसे नहीं है कि वो बुक्स ख़रीद सकें, या फिर ऐसा है कि मतलब जो बच्चे हैं उनको देखो, उनको क्या है, हमारी बेसिक नेसेसिटी होती है फूड, ठीक है। हमारी जो हमें क्या खाना है, खाना हमारा जो खाना है उसको हमें खाना ही है जीने के लिए, ठीक है, फूड एंड वाटर। अब ये लोग इस चीज़ को क्या करें कि जो उनके बच्चे होते हैं तो मतलब इन लोगों को खाना को भी अफोर्ड नहीं कर पाते, इसलिए पूरी फैमिली लग जाती है। अगर कोई छोटा से छोटा बच्चा भी होगा ना, या तो वो कोई मजदूरी कर रहा होगा, ठीक है, या फिर वो कोई भीख मांग रहा होगा, जिसकी वजह से क्या होगा कि वो स्कूल ही नहीं जा पाएंगे, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ अपने खाने के लिए जी रहे हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हो गया कि वो उनको इतना ज़्यादा टाइम ही नहीं मिलता एजुकेशन को थोड़ा बढ़ावा देने के लिए। क्योंकि दे हैव टू फीड देमसेल्व्स, राइट। उनको खाना भी तो है ना, उनको खुद के लिए खाना खाने के लिए कमाना ही पड़ेगा। तो इसीलिए क्या है कि बहुत सारे लोगों को तो सिर्फ और सिर्फ इसी चीज़ में सारा टाइम चला जाता है, और बच्चे जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अनएजुकेटेड रह जाते हैं, ठीक है। ऐसा बहुत बड़ा बहुत ज़्यादा ऐसे लोग हैं जो कि एजुकेशन की वैल्यू को समझते ही नहीं हैं और ना ही वो जानते हैं। और ये बहुत ज़्यादा शॉकिंग बात है कि अभी भी 8 करोड़ मतलब 8 करोड़ चिल्ड्रन ऐसे हैं जो 5 से लेकर 14 साल के, जो कि लेबरिंग करते हैं। लेबरिंग मतलब जो कि मतलब मजदूरी एंड ऑल करते हैं, ठीक है, ताकि वो खुद के घर को चला सकें। आज भी 8 करोड़ बच्चे ऐसे हैं। तो अब देखो वो अगर सुबह से ही काम पे चले जाएंगे तो उनको पढ़ाई का तो कहाँ ही मौका मिलेगा, राइट। तो इसीलिए ये चीज़ है कि भाई एजुकेशन बैकवर्डनेस से बहुत ज़्यादा क्या है प्रॉब्लम है, मतलब इनइक्वालिटी देखनी पड़ती है हम लोगों को, ठीक है। दिस इज़ द रीज़न। नाउ वी हैव जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, लड़का लड़की के अंदर भेदभाव करना, ओके। जेंडर डिस्क्रिमिनेशन विच मीन्स इनइक्वालिटी बिटवीन मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट फील्ड्स। इट हैज़ ऑलवेज बिन एन एक्सिस्टेंस इन आवर सोसाइटी। क्या है कि हमारी जो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन है, इसका मतलब होता है इनइक्वालिटी, ठीक है, मैन और वुमेन के बीच के अंदर अलग अलग जगहों पे हम लोग देखते हैं इस चीज़ को, और ये हमेशा से हमारी सोसाइटी के अंदर है, अभी भी है। गर्ल एजुकेशन सिंस वेरी अर्ली टाइम्स हैज़ बिन हाईली नेगलेक्टेड इन इंडिया। अब क्या है कि पहले के ज़माने में मतलब हमेशा से ही क्या है कि हमेशा से ही गर्ल एजुकेशन जो थी, मतलब लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता था, लड़कों को ही स्कूल भेजा जाता था, और कहा जाता था कि लड़कियों को पढ़ाया ना जाए। इंडिया के अंदर तो स्पेशली, ठीक है। और द लिटरेसी रेट अमंग वुमेन हैज़ ऑलवेज बिन फार बिलो दैट
दैट ऑफ मैन, मतलब हमेशा से ही औरतों और मर्दों के कंपैरिजन में ज़्यादातर मर्द ही पढ़े लिखे हुए हैं औरतों से ज़्यादा, ठीक है। गर्ल्स हैव नेवर बीन गिवन अपॉर्चुनिटीज़ टू वर्क ऑन देयर पर्सनालिटी, ठीक है। गर्ल्स को कभी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ दी ही नहीं गई हैं, उनको इतने ऐसे मौके ही नहीं दिए गए हैं जिससे वो खुद के ऊपर काम कर सकें, मतलब खुद को डेवलप कर सकें, उनकी पर्सनालिटी को डेवलप कर सकें, राइट, ताकि वो सोसाइटी के लिए खुद को कुछ बना सकें, कुछ कर सकें सोसाइटी के लिए, ठीक है। दे हैव बीन कंसिडर्ड अ बर्डन टू द फैमिली एंड देयरफॉर दे मिस्ड आउट ऑन गेटिंग proper nurturance and upbringing. The situation has not much changed even today. अब देखो क्या पता लग रहा है हम लोग को, आपने देखा ही होगा कि आपके भी कई बार आपकी बहन है उसको भी कई बार सुनना पड़ता है, या फिर इफ़ यू आर अ गर्ल यू नो कि कितना ज़्यादा हमें डिस्क्रिमिनेशन का सामना करना पड़ता है कि नहीं भाई तुम लड़की हो तुम ऐसे मत करो, राइट। तो ये चीज़ क्या है, ये अभी भी हमारी सोसाइटी के अंदर एग्जिस्ट करती है कि नहीं तुम लड़की हो लड़के हो, ठीक है, लड़की हो और लड़के हो, ये चीज़ इन दोनों के अंदर बहुत ज़्यादा डिफरेंस करा जाता है, ठीक है। और ये भी है कि गर्ल्स को कभी भी इतने मौके ही नहीं दिए गए कि वो खुद को कुछ बना सकें उनकी फैमिली के लिए। उनको हमेशा से ही क्या माना गया है, एक बर्डन माना गया है उनकी फैमिली के ऊपर, ठीक है। बर्डन मतलब एक बोझ, क्यों, क्योंकि पहले क्या होता था, मतलब अभी भी यही होता है कि दहेज मांगते हैं जब उनकी शादी होती है, राइट। तो उसकी वजह से वो लोग कहते हैं कि भाई नहीं ये तो बोझ है, इसीलिए लड़कियों को पहले मार ही दिया जाता था जब वो ऐसा उनको पता लगता था कि हाँ ये क्या बोलते हैं लड़की होने वाली है, तो उनको पहले ही कोख में मार देते थे, ठीक है। दिस वाज द रीज़न, या फिर वो जब पैदा हो जाती थी तभी उनको मार देते थे कि लड़कियों को इसीलिए बोझ माना जाता है क्योंकि उनके लिए दहेज देना पड़ता है, ठीक है। और उनको कहा जाता है कि ये किसी की काम की भी नहीं है। लेकिन अगर आप उनको काम की बनाओगे नहीं, अगर आप उनको एजुकेशन नहीं दिलाओगे, उनको उनकी पर्सनालिटी को डेवलप नहीं करने दोगे, तो फिर क्या होगा, राइट। तो उनको फिर आपको बोझ ही लगेंगी, राइट। अगर आप उनको भी घर से बाहर जाकर खुद के लिए खुद को डेवलप करने दो, एजुकेशन उनको लेने दो, तो क्या होगा, लड़कियां भी किसी के ऊपर बोझ नहीं रहेंगी, ओके। तो दिस इज़ द रीज़न। और अभी भी हमें ये सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, अभी भी सोसाइटी के अंदर दिस एग्जिस्ट, ओके। नो डाउट वी नेवर लैग बिहाइंड इन बोस्टिंग वुमेन लिबरेशन। लेकिन ये है कि कोई शक नहीं है कि वुमेन्स को आज़ादी दिलाने में हम लोग हमेशा आगे रहते हैं। लेकिन ज़्यादातर इंडियन फैमिलीज़ में क्या है कि अभी भी गर्ल्स क्या हैं, उनको एक खुशी की चीज़ नहीं माना जाता, ठीक है। और उनको अभी भी जब वो पैदा होती हैं तब से ही उनको कोई भी राइट्स नहीं दिए जाते, अभी भी कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं, ओके। तो नाउ वी विल सी टाइप्स ऑफ इक्वालिटीज़, ओके। सो व्हेन वी डिस्कस अबाउट इक्वालिटी सेवरल क्वेश्चंस अराइज इन योर माइंड, ओके। Are lifestyle and economic conditions equal to all those people who are living meager and luxurious life? Are all the people treated equally in society? क्या आपके पास हमेशा आपके दिमाग में कुछ बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस आते होंगे आपके दिमाग में, और वो मतलब आते होंगे कि क्या लाइफस्टाइल जो है हमारा, मतलब जिस तरीके से हम जीते हैं, वो सारी की जो कंडीशंस हैं, वो सारी कंडीशंस क्या दूसरे लोगों से इक्वल हैं? कैसा है कि वो दूसरे लोगों की तरह ही हम लोग जी रहे हैं क्या? जैसे कि मुकेश अंबानी है, ही इज़ द इंडियाज़ रिचेस्ट मैन, है ना। तो क्या उसके पास जितना पैसा है कि जितने वो लग्जरीज के साथ रह रहा है, ठीक है, बहुत सारे मतलब लग्जरी मतलब बहुत ज़्यादा लेविश लाइफ, मतलब बहुत अच्छी लाइफ गुजार रहा है, ठीक है, उसके पास बड़ी बड़ी कार्स हैं, नॉल हैं। लेकिन वी डू नॉट हैव दैट, राइट। मतलब अपन किससे बिलोंग करें? वी बिलोंग फ्रॉम अ मिडिल क्लास फैमिली, ओके। अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करो तो आपके पास वो सारी चीज़ें नहीं हैं। तो क्या ये दोनों को अगर हम कंडीशंस को देखें, क्या तो इसमें क्या इक्वालिटी नज़र आ रही है या नहीं है, ठीक है। और क्या सोसाइटी के अंदर हम इक्वली ट्रीटेड किए जा रहे हैं या नहीं किए जा रहे हैं? सो इन द नेक्स्ट पार्ट विल सी दीज पॉइंट्स: पॉलिटिकल इक्वालिटी, इकोनॉमिक इक्वालिटी, सोशल इक्वालिटी, यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज इक्वालिटी विद डिग्निटी, इक्वालिटी एंड Indian democracy, provisions made by the constitution, government efforts to implement equality assured by the constitution, okay. This will be the topic in the next video. So I hope you all have understood
this chapter very well. If you haven't, please go ahead and see this video twice, and till then, goodbye.